भारत ने आज तक ओलंपिक गेम्स क्यों होस्ट नहीं किए? भारत ने आज तक कितने मेडल जीते हैं? और भारत अभी ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के लिए कौन से साल के लिए तैयारी कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। ओलंपिक गेम्स इस शब्द से आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में इनसे जुड़ी कई दिलचस्प बातें मैं आपको बताने वाला हूं। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वैसे आप सबको पता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए बता दें कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत एथेंस ग्रीस में 1896 में हुई थी। और इस वीडियो में मैं आप सबके सामने ओलंपिक से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाबों को रखने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और इसके अलावा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को बनाने के दौरान अगर मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चीफ फाउंडर यानी पियरे डे कुबर्टिन का नाम नहीं लूं तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। तो उनको नमन करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक रिंग्स के बारे। वैसे आपको पता है ओलंपिक रिंग्स 5 तरह के होते हैं और ये 5 अलग अलग कलर के होते हैं और उनका बैकग्राउंड होता है व्हाइट कलर में। आपके आते हैं ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, और इसका बैकग्राउंड व्हाइट है। ये रिंग्स ओलंपिज्म से जोड़े जाने वाले 5 कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो 6 कलर आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग द व्हाइट बैकग्राउंड, ये उन सारे देशों के, सारी दुनिया के देशों के झंडों के कलर को रिप्रेजेंट करता है। अगर सच कहें तो दरअसल 1896 में ओलंपिक्स की शुरुआत नहीं हुई थी। अभी आप कहेंगे अभी तो बता रहा था कि 1896 में शुरू हुई थी। हाँ, 1896 में शुरू हुई थी, लेकिन ये मॉडर्न ओलंपिक्स था। एक्चुअली एंशिएंट ओलंपिक्स ओलंपिया ग्रीस में 8th सेंचुरी में शुरू हो चुकी थी। एंशिएंट ओलंपिक शुरू होने के बाद जो 1896 में 1500 साल बाद जो मॉडर्न ओलंपिक आयोजित की जा रही थी, ये एक्चुअली में एक एंशिएंट ओलंपिक्स का रेजरेक्टेड फॉर्म था। एंशिएंट ओलंपिक में एक बहुत ही अनोखा रिवाज था जहां सारे पार्टिसिपेंट्स नंगे दौड़ते थे, लेकिन तब महिलाओं को वहां परमिट नहीं की जाती थी, महिलाओं को पार्टिसिपेशन की वहां इजाजत नहीं थी। यहां तक कि 1896 के जो मॉडर्न ओलंपिक्स थी वहां भी महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाता था। यहां लोग नंगे नहीं थे, कपड़े पहन के दौड़ते थे, लेकिन महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाता था। लेकिन एक महिला ने ओलंपिक कमेटी के फैसले के खिलाफ, या यूं कहिए विद्रोह करके, एक मैराथन रेस में हिस्सा लिया था। उनका नाम था स्थमिता रेविथिया। अब स्थमिता रेविथिया ने उस रिकॉर्ड के साथ पहली महिला बनी जो मॉडर्न ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, लेकिन उनका नाम इतिहास में शायद आपको कम ही देखने को मिलेगा। दरअसल महिलाओं के पार्टिसिपेशन 1900 के ओलंपिक्स से ही शुरू कर दी गई थी, और एक्चुअल में देखें तो 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ही सारे पार्टिसिपेटिंग नेशंस ने अपने एथलीट्स, अपने फीमेल एथलीट्स को भेजना शुरू कर दिया था। यानी हम ऐसा मान सकते हैं कि 2012 से ही कंप्लीटली महिला एथलीट्स को अलाउ किया गया। इससे पहले भी हुई थी, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी कम थी। चलिए आप थोड़ी मशाल की बात करते हैं। वैसे आप देखते हैं ओलंपिक्स में मशाल है। ये मशाल दरअसल प्रोमेथियस, जो एक ग्रीक गॉड है, उनके मानवता के कल्याण के लिए एक दिए जाने तोहफे के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसी मान्यता के साथ इस मशाल को ओलंपिक्स में शामिल की जाती है। और वैसे आपको पता है होस्ट सिटी से शुरू होकर ये ओलंपिक टॉर्च सारी दुनिया को घूमती है। ये मशाल सारी दुनिया को घूमता है, और ये सारी दुनिया को घूमते वक्त कभी नाव में, कभी प्लेन में, कभी हाथी, कभी घोड़े, या कभी ऊंट के पीठ पर भी सवार होकर ये सारी दुनिया घूमती है। और कई बार तो इसे स्पेस में भी भेजा जा चुका है। अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं तो जाहिर सी बात है आप ओलंपिक गेम्स एंजॉय करते होंगे, और अगर आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को करियर में तब्दील करना चाहते हैं या फिर ओलंपिक गेम जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जानें कि ओलंपिक गेम्स में किस किस तरह के खेल शामिल किए जाते हैं। देखिए, खेल में रुचि रखना एक बात है और खेल को करियर बनाना एक अलग बात है। इसीलिए खेलों के चयन करते वक्त भी उस तरह के खेलों को आपको चयन करना चाहिए। सिलेक्शन उन स्पोर्ट्स के, उन गेम्स की करनी चाहिए जो बाद में आपको एक अच्छा करियर दे। आपको फुटबॉल पसंद है, या फिर आपको कोई क्रिकेट पसंद है, या कोई भी खेल आपको पसंद हो, तो उसका सिलेक्शन आपको अपने इंटरेस्ट के, अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए इस तरह से खेलों के सिलेक्शन करना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा, जो बाद में आपको एक अच्छा करियर दे। वरना बिना स्ट्रेटेजी के अगर आप खेलों को आगे ले जाते हैं, विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट एनी डायरेक्शन, कोई रास्ता आपको आगे दिखाई नहीं देता, लेकिन आप यूं ही खेल रहे हैं, भले ही आप बहुत अच्छे खिलाड़ी क्यों ना हो, कई ऐसे अच्छे खिलाड़ी गुमनामी की दुनिया में खो जाते हैं। ये बात मैं आपको डराने के लिए या फिर निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए कह रहा हूं।
चलिए इसलिए खेलों के बारे और थोड़ा आपको बताते हैं। ओलंपिक्स 2020 में टोक्यो में जो इस वक्त खेला जाएगा, इसमें 33 अलग अलग स्पोर्ट्स हैं जिसे 339 इवेंट्स में बांटे गए हैं। और ये स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसे आप करियर के तौर पर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन के तौर पर इसे आप ले सकते हैं। जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, कई तरह के स्पोर्ट्स यहाँ शामिल हैं। आप चाहें तो थोड़ा पॉज करके इन स्पोर्ट्स को गौर से पढ़ लीजिएगा। कुछ खेलों को स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकता है और कुछ खेलों को सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकता है। हम इस पर और एक वीडियो में बात कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम अपना कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान ओलंपिक गेम्स पर ही केंद्रित रखते हैं। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, आपने कभी सोचा है क्यों भारत ने अभी तक ओलंपिक गेम्स को एक बार भी होस्ट नहीं किया? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड सुपर पावर्स में से एक, लेकिन फिर भी 1896 से लेके अभी तक भारत ने कभी भी ओलंपिक गेम्स को होस्ट नहीं किया। क्या कारण हो सकता है? मेरे विश्लेषण के अनुसार मैंने 4 कारण पाए हैं, 4 मुख्य कारण पाए हैं। कुछ सब रीजन्स भी हो सकते हैं। द मेन रीजन्स आई फाउंड आउट इज, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए भारत जो है एक डेवलपिंग नेशन है, अभी तक ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए इसकी बेसिक एमिनिटीज की जरूरत बहुत ज्यादा है। कोई भी सरकार आए, वो सारी सरकारें इन बेसिक एमिनिटीज को पूरी करने में ही अपना पूरा कंसंट्रेशन वहीं पर केंद्रित कर देता है। इसीलिए शायद बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बाकी एडवांस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे डेवलप करने में वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेकर कर देते हैं। और ओलंपिक गेम जैसे इवेंट के लिए एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भारत इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, भारत अफोर्ड कर सकता है, लेकिन इसे कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। बेसिक नीड्स से अपना कंसंट्रेशन हटाकर उसे यहां शिफ्ट करना पड़ेगा जो एडवांस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत फायदे वाली चीज नहीं होगी। जब तक बुनियादी ढांचे ही, बुनियादी चीजें ही, बेसिक चीजें ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एडवांस लेवल का अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े भी कर दें तो हम इसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण मुझे लगता है सोशल इमेज। भारत की जो सोशल स्टेटस है, जो सोशल सोसाइटी जिस तरह से है, उसमें आप जानते हैं इसमें आधी आबादी, हमारे देश की आधी आबादी बिना छत के सोती है। इसके अलावा यहाँ पे बेगर्स हैं, स्लम्स हैं और कई तरह के मशरूमिंग कॉलोनीज हैं। वो ओलंपिक जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए बहुत कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर शायद क्रिएट होने में विफल होगा। मतलब एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर शायद क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यह कई तरह के वेन्यूज की जरूरत पड़ती है। मतलब कम से कम 30 to 35 वेन्यूज की जरूरत पड़ती है, जहां पर मीडियाज होंगे, ओलंपिक विलेजेस होंगे, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और कई तरह के रेस्टोरेंट वगैरह। मतलब उनकी फैसिलिटी के लिए कम से कम ऑन एवरेज 30 to 35 वेन्यूज की जरूरत पड़ती है। और अभी तक के रिकॉर्ड बताता है कि इसमें कम से कम $15 बिलियन का खर्चा होगा। ऐसा नहीं है कि भारत $15 बिलियन खर्चा नहीं कर सकता, लेकिन ये एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदेमंद वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही समय तक यूज किए जाने वाले स्ट्रक्चर से वेन्यूज हैं। इसके बाद ये यूं ही पड़े रह जाते हैं। ऐसे कई यहां पर वर्ल्ड में आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ओलंपिक हो गई है लेकिन उसको सही तरीके से दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा इसके मेंटेनेंस के लिए, सिर्फ इसके इन वेन्यूज के 30 to 35 वेन्यूज के मेंटेनेंस के लिए आपको कम से कम महीने में, पर मंथ, नॉट पर ईयर, पर मंथ $20 to 30 मिलियन की जरूरत पड़ेगी जस्ट इसको मेंटेन करने के लिए। मेरे ख्याल से ये एक इकोनॉमी पर हमारे लिए एक्स्ट्रा बर्डन होगा, खास करके जो कंट्री अभी डेवलप कर रही है, फॉर द डेवलपिंग नेशंस। अगर डेवलप कंट्री होती तो बात अलग बात थी, क्योंकि ये किसी भी राशि को कहीं भी मोड़ सकते हैं, क्योंकि दे हैव एवरीथिंग दे नीड। लेकिन भारत जैसे देश के लिए जो अभी डेवलपिंग है, इसके लिए ये एक्स्ट्रा बर्डन होगा, ऐसा मेरा मानना है। थर्ड फैक्टर को कोलेटरल डैमेज की तरह देखा जा सकता है। देखिए जितने भी एथलीट्स आएंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे ओलंपिक गेम्स जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय होंगे, इंटरनेशनल होंगे, वे सारे फ्लाइट से आएंगे, प्लेन से आएंगे। और उनकी आवाजाही के लिए इन एडिशन उनके लिए अच्छे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन तैयार करनी होगी। इसके अलावा ये सारी चीजें, ये सारे लोकेशंस इस तरह से लोकेटेड होनी चाहिए, जो वेन्यूज के 30 to 35 जो वेन्यूज हैं उनके आमने सामने होनी चाहिए। और इसके लिए कई तरह के रीअरेंजमेंट करने पड़ते हैं, रीलोकेशंस करनी पड़ती है, जो जापान में हुआ था और ब्राजील में हुआ था, जिस तरह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुई गई थी रियो का सारी दुनिया में एनवायरनमेंट इशू को लेकर, लोगों को रिलोकेशन, लोगों को जिस तरह से हैरेसमेंट मिली थी, उस चीज़ को लेकर कई तरह के क्रिटिसिज्म उस देश को भी झेलना पड़ा था। भारत जैसे देश को भी इस तरह के कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। बिजनेस सेटअप्स को रिलोकेट किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल एरियाज को शिफ्ट की जा सकती है, कॉलोनीज को शिफ्ट किए जा सकते हैं, मॉल्स, विलेजेस या कई तरह के सेटअप्स अफेक्टेड हो सकते हैं, जो हमारे लिए अभी मौजूदा हालात में बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। इस तरह के जो लैंड है जहां पर ओलंपिक वेन्यूज़ बनाए जाते हैं, वो ओलंपिक वेन्यूज़ बनने के बाद ओलंपिक्स तो ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि मैंने कहा, खर्चा तो एक्स्ट्रा बर्डन तो बढ़ेगा ही, लेकिन उस लैंड की जो कीमत है, मार्केट रेट है, वो भी बुरी तरह से गिर जाती है।
सो इकोनॉमिकली दिस इज नॉट ए बेनिफिशियल थिंग। इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं उसे होस्ट सिटी यानी होस्ट नेशन को ही बियर करनी पड़ती है, और एक बार ओलंपिक खत्म हो जाए तो उससे कोई फायदा भी नहीं मिलता। जिस तरह के जो वेन्यूज वगैरह बनाए हुए हैं वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है, लेन कम हो जाती है, और उसकी भरपाई करने के लिए पहले ज़माने में कुछ दशक पहले टीवी के टीआरपी से बेनिफिट जो प्रॉफिट आते थे वो सारे प्रॉफिट होस्ट सिटी होस्ट नेशन को ही दिया जाता था। लेकिन आज समय बदलने के साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 70% ऑफ टेलीविजन रेट अभी क्लेम करते हैं, जो कभी सिर्फ 4% हुआ करता था। अब लेकिन टेलीविजन रेट से भी इतना कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि ओलंपिक जैसे इवेंट्स को देखने के लिए अभी लोगों को टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके हाथ में जो मोबाइल है उस मोबाइल से ही आप सब कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा जो टीवी व्यूअरशिप में भी इसलिए कमी आ रही है क्योंकि लोगों की मनोदशा बदल गई है। जो सोच लोगों की पहले थी अभी वैसी नहीं है। लोगों का भी मसालेदार न्यूज चाहिए होते हैं, यानी कि निगेटिव न्यूज ज्यादा चाहिए होते हैं, पॉजिटिव न्यूज उनको अभी कम भाती है। इसीलिए लोग ओलंपिक जैसे इवेंट को छोड़कर बाकी इवेंट्स, बाकी जो मसालेदार चीजें, वॉर हो गए या फिर किसी तरह के टेररिस्ट अटैक वगैरह वगैरह जो चीजें होती हैं उन सब को देखने में ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए लोग टीवी भी कम देखते हैं। इन सब कारणों से जो टेलीकास्ट राइट्स से, ब्रॉडकास्ट राइट्स से, टीवी से जो बेनिफिट्स, जो प्रॉफिट्स होस्ट नेशन को, होस्ट सिटी को मिलता था वो भी बहुत कम हो गया है। इसीलिए इस नुकसान की भरपाई के लिए जो प्रॉफिट आनी थी उस होस्ट सिटी या होस्ट नेशन को अभी नहीं मिलता। इसी कारण अभी इसकी बिडिंग में भी बहुत बुरी तरीके से असर है। पहले बिडर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी बिडर्स भी कम हो गए हैं इस लॉस को देखते हुए। यहां तक कि कुछ देश के इकोनॉमिक रिसेशन को भी ओलंपिक गेम्स के होस्टिंग से जोड़ा गया है। चौथा फैक्टर मुझे जो लगता है वो है 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटाले से भारत की बिगड़ी छवि। अभी छवि को ठीक होने में काफी समय लग सकता है, इसीलिए भारत को बिडिंग में भी कंसीडर नहीं करते। इन सब फैक्टर्स को लेते हुए, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए भारत सरकार ने बहुत लंबी सोची है। 2048 का जो ओलंपिक गेम्स है उसे होस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि ये प्लानिंग एकदम सक्सेसफुल रहेगा और 2048 में शायद आप और हम बूढ़े हो जाएंगे, हम में से कई रहे ना रहे, लेकिन भारत 2048 के ओलंपिक गेम्स को होस्ट ज़रूर करे। हम यही दुआ करेंगे और इसमें आप और हम भी भागीदार हो सकते हैं। हम सही तरीके के अपनी सोच को हम पॉजिटिव रख सकते हैं, हम चीज़ों को स्वच्छता की ओर हम ध्यान दे सकते हैं, हम देश को गरीबी से उभरने के लिए, गरीबी से उठने के लिए हम देश को समय में टैक्स पे कर सकते हैं। इन सब बातों को सुनते ही आपको ये वीडियो स्किप करने को मन कर रहा होगा, क्योंकि पहले ही जैसे कि मैंने कहा है आजकल लोग पॉजिटिव चीज़ों को पसंद नहीं करते, निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बातें सुनने के बाद अभी भी आप मुझसे जुड़े हैं, मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी, इसके अलावा सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आज के इस डिस्कशन में मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी और कुछ सकारात्मक चीज़ आप तक पहुँची भी होगी। चलिए देश हित में सोचते हैं, देश हित में करते हैं। जय हिंद।